हमें अगर उन्हीं क्वेश्चंस में ये लिखा मिल जाता कि जिस डेटर को माल बेच रहे हैं वो ओसामा बिन लादेन है या दाऊद इब्राहिम है, बात समझ रहे हो, तो हम सेल की एंट्री बिल्कुल नहीं डालते बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहता है एंट्री डाल के क्या फायदा है नहीं मिलने का तो नहीं, मतलब ऐसा नहीं, पक्का नहीं है मिलना, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट बस सेल की एंट्री की बात करता है, ग्रोस अमाउंट की एंट्री की बात करता है, बात समझ रहे हो। प्रूडेंस प्रॉफिट्स और सेल दोनों की बात करता है। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है फिर, कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस की बात तो रिपीट करता ही है, कहता है एक और सुनो, एक चीज और सुन लो मेरी, ये बात तो मैं बोल ही रहा हूं, प्रूडेंस वाली जो उसने बोला फ्यूचर में होने वाले लॉस को लॉस मानो और इनकम को इनकम मत मानो जब तक शॉर्ट ना हो जाए। कंजर्वेटिव एक बात और एक्स्ट्रा बोलता है, वो कहता है कि असेट्स लायबिलिटीज को बढ़ा चढ़ा के मत दिखा देना, वो बैलेंस शीट वाली बातें भी बोलता है। ये कॉन्सेप्ट बात करता है सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की, सेल 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 सेल। प्रूडेंस बात करता है नेट प्रॉफिट एंड लॉस की, नेट प्रॉफिट और सेल दोनों की। और कंजर्वेटिज्म इन बातों को तो बोलता ही है, वो बैलेंस शीट भी उठा लेता है साथ साथ, वो कहता है असेट्स लायबिलिटीज बढ़ा चढ़ा के मत दिखा देना। क्लियर है सबको? बेटा इसमें उलझे रहते हैं बच्चे, अभी क्लियर हो जाएगा फिर उलझ जाओगे, मैं इसलिए बता रहा हूं, समझ लो इस बात को। ट्रेडिंग मतलब रियलाइजेशन और नेट प्रॉफिट मतलब प्रूडेंस, और कंजर्वेटिज्म मतलब नेट प्रॉफिट प्लस बैलेंस शीट। कंजर्वेटिज्म मतलब नेट प्रॉफिट प्लस बैलेंस शीट। आई होप सब बच्चों को क्लियर है। आओ बेटा फटाफट से देखें, फटाफट से देखें हमने क्या पढ़ा अभी तक। हाँ जी बेटा हमने पढ़ा, हाँ जी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन किसने दी थी बोलो? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। उसने कहा था अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड क्लासिफाई समराइज करने की, कि इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी। सबकी आवाज आनी चाहिए अब, इन टर्म्स ऑफ मनी क्या क्या चीजें? ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स which are at least of which are in part at least of financial characters, ठीक है ना, and interpreting result thereof। पक्का? इसके बाद हमने पढ़ा था ट्रांजैक्शंस और इवेंट। ट्रांजैक्शन वो जो बाहर वालों के साथ डीलिंग होती है और पूरे साल होती रहती है वो। इवेंट्स वो जो ईयर एंड पर होती है और इसके लिए किसी बाहर वालों की जरूरत नहीं, सेल्फली होती है। क्लियर? इसके बाद में हमने पढ़ा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल मतलब रूल्स। बेटा दो तरह के अकाउंटिंग कंसेप्ट या मेन वर्ड क्या आते हैं? बेसिक अजम्पशंस और कंडीशंस। और इधर बेटा अकाउंटिंग कन्वेंशन में ट्रेंड और कस्टम्स। ठीक है, कंसेप्ट में आओ। कौन कौन से कंसेप्ट थे? पहले शॉर्टकट याद करो, SGMC और DAMR, आर लास्ट था रियलाइजेशन, DAMR। बेटा पहले था यहां पर S सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, G गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दिख रहा है ना सबको? हाँ दिखा देखो बेटा, ध्यान से देखो, लिखा हुआ है यहाँ पर S फॉर सेपरेट एंटिटी, G फॉर गोइंग कंसर्न, M फॉर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, C फॉर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, SGMC पैक्ट। इसके नीचे DAMR बेटा, D फॉर डॉक्टर, क्या? D फॉर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, A फॉर अकाउंटिंग पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड या पीरियडिसिटी कॉन्सेप्ट, M फॉर मैचिंग कॉन्सेप्ट और R फॉर रियलाइजेशन। चलो एक बार रिवर्स ऑर्डर में करते हैं, ठीक है ना। सबसे लास्ट में क्या था बोलो? उससे पहले DAMR है ना, DAMR है ना, R फॉर रियलाइजेशन, उससे पहले M फॉर मैचिंग कॉन्सेप्ट, और उससे पहले अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, उससे पहले ड्यूअल एस्पेक्ट, और अब उससे ऊपर क्या था उसमें? SGMC, C फॉर कॉस्ट, उससे पहले M फॉर मनी मेजरमेंट, और उससे पहले G फॉर गोइंग कंसर्न, और से डन। बेटा किसी तरह पिटारा खुल जाए अपने बच्चे का क्लास में एग्जाम में। होता क्या है ना, ऊपर की चेन याद आ गई, बस विकेट गिर गई, SGM, बस बैट डाउन, जैसे होता है ना, ऐसे हो जाती है। फिर आगे का याद नहीं आता, फिर बहुत जोर लगाया तो लॉस वाला याद आ गया, थैंक गॉड। अब बीच वाले याद नहीं आते, वो उन्हीं के साथ होता है जो इसको पैकिंग अच्छे से नहीं करते।
बेटा SGMC है। अब हम एक और प्रैक्टिस करेंगे, पहले C से रिवाइज करेंगे और फिर नीचे DAMR में R से रिवाइज, बस लास्ट वो होगी। बताओ बेटा SGMC में C क्या था? कोस्ट, उससे पहले M फॉर मनी मेजरमेंट, उससे पहले G फॉर गोइंग कंसर्न, और उससे पहले S फॉर सेपरेट एंटिटी। बेटा सबसे लास्ट में था DAMR, R फॉर रियलाइजेशन, बोलो मैचिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट। अब एक बार सीधे फिर उल्टे फिर सीधे, बस 3 स्टेप और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, DAMR, S फॉर सेपरेट एंटिटी, फिर गोइंग कंसर्न, M फॉर मनी मेजरमेंट, C फॉर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। आफ्टर दैट DAMR, D फॉर A फॉर अकाउंटिंग पीरियड, गुड, M फॉर मैचिंग और R फॉर गुड। चलो पैक, फटाफट से बताओ, शुरू में हमने क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग की डेफिनेशन किसने दी थी? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। उसने कहा था बेटा मन मन में आंखें बंद करके बोलेंगे सब बच्चे। उसने बोला था अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन टर्म्स ऑफ इन सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स विच आर इन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर्स एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ। हालांकि इसमें जुड़ चुका है एंड कम्युनिकेशन भी, ठीक है ना, लेकिन हमारी स्टडी ने ये दे रखी है बेटा, हमें ये बोलेंगे। आगे चलते हैं, फिर इसके बाद बेटा ट्रांजैक्शंस और इवेंट, ठीक है ना। इसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट हो चुके हैं। अब हम आते हैं बेटा अकाउंटिंग कन्वेंशंस पर। लो बेटे अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अच्छा यहाँ पर है, ओके ओहो अच्छा, ये ना इसको डिटेल में मैंने बना रखी है स्लाइड, पर जरूरत ही नहीं आपको। ये ईच बिजनेस एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, वो दोनों को सेपरेट कर रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसके बाद में था अपना गोइंग कंसर्न इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस, जब तक ना पता चले हम मानते हैं बिजनेस इनफाइनाइटली चलता रहेगा, जितना हम फ्यूचर देख सकते हैं। खैर नेक्स्ट इसके बाद में था बेटा बिजनेस एंटिटी में हम उसी को कर सकते हैं अकाउंट फॉर जिसको मेजर कर सकते हैं, जैसे यूएसए में डॉलर, इंडिया में रुपीस, DASGMC। C फॉर बेटा कोस्ट, इसके दूसरे नाम है हिस्टोरिकल कोस्ट, एक्सचेंज प्राइस कॉन्सेप्ट भी इसी का नाम है, ठीक है। ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट देयर हिस्टोरिकल कोस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। जब भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे तो उनकी ओरिजिनल कोस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे, SGMC, ठीक है ना। इसके बाद बेटा DAMR, D फॉर ड्यूअल एस्पेक्ट, एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव बोथ ए डेबिट इफेक्ट एंड ए क्रेडिट इफेक्ट, ठीक है, ऑन द प्राइमरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टोटल ऑफ डेबिट मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट्स। DA फॉर अकाउंटिंग पीरियड, मतलब पीरियडिक कॉन्सेप्ट। कंटिन्यूस बिजनेस एक्टिविटी डिवाइड करते हैं हम आर्बिट्रेरी, बेटा क्या आर्बिट्रेरी, कोई फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस के ऊपर, कोई मंथली कोई क्वार्टरली वगैरह वगैरह पीरियड्स में, ठीक है भाई। इसके बाद में DAMR, M फॉर क्या था? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है, ये बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, इसी से आगे बना है एक्रूअल। एक्रूअल टाइम बेसिस पर, बेटा टाइम बेसिस पर जो अकाउंटिंग होती है उसको बोलते हैं एक्रूअल बेसिस पर। एक्रूअल बेसिस बात करता है टाइम बेसिस पर, इस टाइम के जो खर्चे हैं वो इस पीरियड में रहेंगे, इस पीरियड में जो सेल हुई है वो इस पीरियड में रहेगी। और मैचिंग बात करता है वो पीरियड नहीं देखता, वो कहता है कि ये सेल के साथ इस सेल से संबंधित खर्चे घटाओ, दोनों में फर्क है। सुनो ध्यान से, मैं फिर बोल रहा हूं, सुनो बच्चों, एक्रूअल बेसिस बात करेगा टाइम की, इस टाइम के अंदर अंदर जो सेल है, इस टाइम के अंदर अंदर जो परचेज है एक साथ रिकॉर्ड होती है, और वही वाला जो इस साल परचेज किया माल वो बेटा अगले साल हमने सेल किया, तो मैच कराने के हिसाब से दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाता है। बात समझ रहे हो? हाँ, तो नेक्स्ट तो मैचिंग कौन से बात करता है? ईच पीरियड एक्सपेंस एंड इनकम शुड बी मैच्ड, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अदरवाइज नॉट कंपेरेबल, बिल्कुल सही बात है। ये तो नहीं एक पीरियड के खर्चे दूसरे पीरियड से मैच कर रहे हैं। नेक्स्ट रिलेशन कॉन्सेप्ट, इसको तो छोड़ो, बहुत लंबी कहानी है, ये मैंने आपको बता दी। बेटा कुछ एक्सेप्शंस हैं जो लिखे हुए हैं स्टडी में, मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शन है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल के, है ना। वो क्या है? कैश बेसिस रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अगर किसी ने कैश बेसिस अडॉप्ट कर रखा है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करने का, कि हम सेल की एंट्री तब डालेंगे जी जब कैश में सेल होगी, जब पैसा आ जाएगा, डेटर पैसा दे देगा, ठीक है, वो एक्सेप्शन।
नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट बेसिस सेल, बेटा ये आपको आईपीसीसी में पढ़ना है, हायर परचेज एक चैप्टर है जहां पर किस्तों में खरीदा बेचा जाता है असेट्स को। बेटा जो उत्तम टोयोटा है उसके लिए कार क्या है, एक गुड्स, और हम जैसों के लिए जो कार खरीदते हैं असेट्स। हमने असेट्स खरीदी किस्तों में, लेकिन उसने गुड्स सेल किया किस्तों में। अब वो सेल की एंट्री किस टाइम डाले, जानने के लिए देखिए अगली फिल्म आईपीसीसी। आगे चलो, हाँ खैर, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। बेटा कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो कई साल में जाके कंप्लीट होते हैं, जैसे बिल्डिंग बनने का कॉन्ट्रैक्ट। जिस टाइम ये बिल्डिंग जिसमें पढ़ा रहा हूँ बन रही थी, मैं इधर सी इंस्टीट्यूट में ऊपर छत पे बैठ के पढ़ता रहता था। खूब यहाँ पे खुदाई उदाई चल रही थी, वो बिल्डिंग बन रही थी। और 1 साल हो गया, मेरे 2 अटैम्प्ट हो गए, तब तक इसका बेसमेंट भी तैयार नहीं हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था। और मैं सीए फाइनल कर गया, सीए फाइनल में था तब इसके बिल्डिंग के 2-3 माले ऐसे तैयार हुए थे, मतलब फ्लोर वगैरह। तो कई साल में जाकर बेटा कॉन्ट्रैक्ट इसका भी कंप्लीट हुआ होगा। ऐसे बेटा कई बिल्डिंग होती है, पिछले वाली बिल्डिंग अभी डिस्प्यूटेड है, कई साल में जाकर कॉन्ट्रैक्ट होगा कंप्लीट। मुझे बताओ, लेकिन बेचारा कॉन्ट्रैक्टर जिसने काम किया वो सेल किस टाइम माने, बात समझ रहे हो? क्योंकि जिस बार वो सेल की एंट्री डालेगा तभी तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मैच करके प्रॉफिट निकालेगा। प्रॉफिट किस साल का माने? तो ऐसी बातें सिखाई जाती है बेटा, ये एक्सेप्शन होती हैं इस बात का। अगली स्टेज पे पढ़ना है आपको आईपीसीसी में। एक होता है बेटा रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है एट द कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन पे। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका रिवेन्यू रिकॉग्नाइज ही कंप्लीट होने पे हो सकता है, पहले नहीं। ऐसा क्या? अरे बेचारा किसान, वो कहाँ जाएगा, उसने फसल उगाई, भरोसा ही नहीं, इस बार कोई जंगली जानवर उसको खा जाए, या पानी में वो चीज़ बह जाए, बाढ़ आ जाए, या पानी बहुत ज़्यादा बरस जाए, या पानी ना बरसे, बात समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हैं ना, वो कहता है कि अगर प्रोडक्ट तैयार हो गया तो मेरी सेल हो जाएगी, वरना नहीं होगी। आप समझ सकते हो, बहुत बड़ा दर्द है उनका ये, अभी तक बेचारों को पैसे नहीं मिले। खैर आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, अदर मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स एंड अजम्पशंस। ड्यू बेसिस, एक्रूअल बेसिस, टाइम बेसिस एक ही बात है। एक है बेटा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। मुझे बताओ, आपने एग्जांपल लिखा था ना एक, निकालना जरा सेकंड ईयर का डेफिनेशन, फटाफट निकालो जल्दी से। सेकंड ईयर का डेफिनेशन निकालो, जो भी आपने एग्जांपल लिखा हुआ था। 90,000। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने एक प्री एजम्पशन ले ली कि पिछले साल एसएलएम था तो इस बार भी एसएलएम है। आपने मान लिया कंसिस्टेंसी, मतलब बेटा लगातार कॉन्सेप्ट। बेटा आपको बताया थोड़ा ना मैंने, आपने अपने आप प्रिज्यूम कर लिया, इसी का नाम तो है कॉन्सेप्ट। अकाउंटेंट जो सोच के बनाता है, पिछले साल एसएलएम था तो इस बार भी एसएलएम ही है, जब तक कोई चेंज ना हो। क्लियर? नेक्स्ट, अब है बेटा अकाउंटिंग कन्वेंशन। अभी हमने पढ़ा अकाउंटिंग कंसेप्ट, नेक्स्ट है बेटा अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होती है? तो हम क्या पढ़ रहे हैं पता है ना, अकाउंटिंग कन्वेंशन। ये क्या होती है भाई? देखो, टर्म कन्वेंशन इंक्लूड दोज कस्टम्स और ट्रेडिशन विच गाइड द अकाउंटेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेटा जैसे फॉर एग्जांपल डेटर्स पर प्रोविजन बनाए या ना बनाए, ये डिपेंड करता है उस मार्केट में, उस मार्केट पर डिपेंड करता है जहाँ पर आप बैठे अपना बिजनेस लेके। वहाँ पर लोग पैसा मारते हैं कि नहीं मारते हैं, वहाँ के लोग कैसे हैं, बात समझ रहे हो? आप चले जाओ छत्तीसगढ़ या कोई नक्सली वाले इरादे में, और वहाँ एक आध नक्सली को सेल करके देखो, बात समझ रहे हो? और आप यहाँ पे सेल करके देखो, वही चीज़ आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। बेटा डिपेंड करता है आप किस मार्केट में बैठे हैं और वहाँ पे कितने परसेंट लोग, मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो एक चीज़ समझा रहा हूँ बेटा, मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितने परसेंट लोग इस तरह का काम कर देते हैं, ठीक है ना? ये तो आप मार्केट से उठाओगे ना रूल, आरएफडी बनाए कि ना बनाए, और बनाए तो कितना बनाए, ठीक है? फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्हीं का तो नाम होता है कन्वेंशन। नेक्स्ट, तो अकाउंटिंग कन्वेंशन कौन कौन सी होती है बेटा? सबसे पहले है बेटा इसमें मेटलिटी कन्वेंशन, नेक्स्ट है इसमें कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है? कंजर्वेटिज्म, ठीक है, ये हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। मेटलिटी कन्वेंशन, बेटा मेटलिटी कन्वेंशन ये कहती है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन चीज़ों को अकाउंट्स में लेके आओ जो मेटीरियल है। मेटीरियल है मतलब मेजर बात है, मेजर बात, अरे जिनका असर पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स पर। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखोगे, हाँ क्या लिखोगे? वही ना जो उनके काम की बात है। कौन सी बातें? हमने सुबह चाय पी,
लिख के दे दो, हमने खाना खाया लिख के दे दो, आज नहा के नहीं आए, अकाउंटिंग ऐसे ही कर रहे हैं, चला रहे हैं काम, बारिश हो रही है सोचा भारी ना ले, बताओ ये काम की बात है? बताओ वो कहेगा तेरी ऐसी की तैसी, अकाउंटेंट कहाँ है पहले जरा ये बताओ, और किसने पढ़ाया उसे? बात समझ रहे हो? तो मेन चीज़ क्या है? उनके काम की बात, रिलेवेंट बातें, मेटेरियल बातें, और ऐसी बातें जो मेजर इफेक्ट हो। अब मतलब चाय पानी है, खर्च होने होना है, इलेक्ट्रिसिटी खर्च होने होने, इलेक्ट्रिसिटी लिख दिया आपने, ठीक है, पता चल जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कितना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो रहा है। आपने कहा चाय नंबर 1 खर्चा, चाय नंबर 2 खर्चा, चाय नंबर 3 खर्चा, आप बेटा चाय का खर्चा लिख रहे हो, बताना भी है चाय का खर्चा, आप एक खर्चे को लिखे जा रहे हो। आप उनको ऐसी चीज़ दो ना बनाकर जो उनके मेटेरियली उनको समझ में मेजर बातें बतानी है, बाकी सब मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। आप क्या सोचते हो ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में जो वेजेस खर्च आया, कैरीज इनवर्ड आया, डेप्रिसिएशन आया और रेंट आया, एक वो भी तो है वहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, एक वो भी तो है वहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ये छोटा मोटा दान दे दिया, मान लिया कोई आया, बाबूजी पैसे दे दो, ये नहीं वो नहीं, दे दिया, अब बताओ इसको क्या खर्चा लिखे, इसको डाल दे उठा के मिसलेनियस। ऐसे छोटे मोटे बहुत खर्चे होते हैं बिजनेस में, लेकिन इन चीज़ों से फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर ये नहीं कहेगा तूने दान दे दिया, नहीं मैं छोड़ के जा रहा हूँ बिजनेस, मतलब ऐसे होगा क्या? नहीं ना, उनसे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ऐसे को कहाँ डालते हैं? मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में। बिजनेसमैन देखना चाहता है मेन खर्चा क्या है बिजनेस का, जो होता रहेगा और मेरे को बेनिफिट उससे देखना है, ऐसी चीज़ें चाहिए बिजनेस को। 2000 कोल्ड मटेरियल, 2000 कोल्ड मटेरियल। फॉर एग्जांपल मैं लास्ट क्लास तक एग्जांपल देता था, मैं यहाँ की बात करता हूँ। मान लिया आपका एडमिशन लिया जाए और आपको एडमिशन पर बुक के साथ एक बंदूक की गोली दी जाए, बात समझ रहे हो? मान लिया मुझे नहीं पता कितने की, मान लिया 50 रुपये की आती होगी, 2000 रुपये की आती होगी, 120 की आती है ना, लायक ये कह रहा सर कितने की आती है? 120 की आती है। ये ले भाई, यहाँ तो भाई बदमाश बैठे हैं, सुनो मेरी बात, ओ भैया सुनो लो इनकी बात, ये कह रहे हैं 120 की आती है। अब सुनो मेरी बात, 120 रुपये क्या बड़ी बात है, मैंने आपको दे दी, मान लिया एडमिशन बुक देते हैं आपको 200-300 रुपये की, 500-600 रुपये की आपको बुक देते हैं, बेटा साथ में 120 की गोली पकड़ा दी। बताओ आप क्या कहोगे? बेटे मार्केट में अगर ये बात फैल गई ना, कहेंगे ओए बंदूक चलाना सिखा रहे हैं। बताओ कोई पढ़ने आएगा, कोई भेजेगा अपने लड़कियों को खासकर, वहाँ बच जाइए, वहाँ तो पता नहीं क्या भरोसा कब क्या हो जाए। बात मेरी समझ रहे हो? चलो कोई बात नहीं, इतना सा चक्कू बनवा के इतना देते, लो बेटा। बताओ ये क्या है बेटा? रुपए थोड़े हैं 120 रुपये, लेकिन बात मेटीरियल है जो यहाँ पर आने वाले कस्टमर्स के डिसीजन पर इफेक्ट डाल सकती हैं। तो जरूरी नहीं अमाउंट में मेजर। तू क्यों नीचे झुक के हंस रहा है? मिल गई तेरे को, आराम से बैठ। हाँ बंदूक की गोली मिल गई। सुनो मेरी बात भाई, मैं कह रहा हूँ अमाउंट ही मेटेरियल नहीं होती, अमाउंट ही मेटेरियल, नेचर भी मेटेरियल होता है। अब मैं बात करता हूँ अमाउंट की, चाय पानी के 1 करोड़ खर्च हो गए जी, वो कहेगा सारा इसी में लुटा दिया, रेंट 20,000 रुपये है, 1 करोड़ चाय पानी। अब बताओ बेटा है कि नहीं है मेटेरियल? तो डिपेंड करता है, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के डिसीजन इफेक्ट होंगे। दीज आर कॉल्ड मेटेरियल कन्वेंशन, ठीक है। नेक्स्ट कंजर्वेटिज्म के बाद अगला बेटा फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन। फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन और फिर एक कंसिस्टेंसी कन्वेंशन, ये मैं आपको समझा चुका हूं। नेक्स्ट मैं आपसे कह रहा हूं ना, कोई चीज कंसेप्ट है तो कन्वेंशन में भी आ जाती है। हाँ जी, फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशन ये क्या है बेटा? पहले मेटेरियलिटी को दोबारा डिस्कस करते हैं। एन आइटम इज मेटेरियल इफ नॉलेज ऑफ द आइटम वुड अफेक्ट, पहले इसको डिस्कस करते हैं। एक आइटम मेटेरियल होता है अगर उसकी नॉलेज इफेक्ट कर दे डिसीजन ऑफ इन्फॉर्म यूजर्स को। जैसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर को इंफॉर्मेशन मिली, तुरंत उसका डिसीजन इफेक्ट कर सकता है, या तो छोड़ के जा सकता है, ये हो सकता है उसमें पैसा और डाल दे, इन्वेस्ट कर दे। दिस इज समवट नेबुलस कॉन्सेप्ट। बेटा इसी को नेबुलस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट, एन आइटम कैन बी मेटेरियल आइदर इन अमाउंट और इन नेचर। अगला कौन सा था बेटा? नेक्स्ट कंजर्वेटिज्म। बेटा ये फियर है, फियर, इसमें दोनों बातें हैं, ट्रेडिंग परफॉर्मेंस और बैलेंस शीट की भी। ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड सो दैट नेट एसेट्स एंड नेट इनकम आर नॉट ओवरस्टेटेड। एक तो ये बात कर दी बेटा बैलेंस शीट की। एंटिसिपेटेड लॉस बट डू नॉट एंटिसिपेट गेन्स। एक्सपेक्टेड मतलब एंटिसिपेट, क्लियर। अगला क्या है बेटा? फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिलेटेड नोट्स। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रिलेटेड नोट्स में ऑल द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सारी इंफॉर्मेशन बताएंगे।
विच इज इनफ टू इन्फ्लुएंस द स्टेक होल्डर्स। सारी बातें आपको बतानी है। फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट ये कहता है। नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होते हैं? रिक्वायर्स दैट ए कंपनी यूज द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट। इट डजंट रिक्वायर दैट ऑल कंपनीज यूज द सेम। बेटा ये जरूरी नहीं है जो हम कर रहे हैं वैसे दूसरे लोग फॉलो कर रहे हैं, डिपेंड करता है हमने जो पिछले वर्ष फॉलो किया वही हम इस वर्ष फॉलो कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है जब तक हमें ना बताया जाए। नेक्स्ट, ए चेंज फ्रॉम वन एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू अनदर मस्ट बी डिस्क्लोज। बेटा जिसको आप पढ़ते हो पॉलिसी का चेंज, याद है हमने किया था डेफिनेशन में, उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है सेपरेटली। नेक्स्ट अगला है अदर कॉन्सेप्ट्स। कुछ अदर कंसेप्ट और कन्वेंशन है, कभी ये चीज़ कंसेप्ट के नाम से आती है, कभी कन्वेंशन। एग्जाम में अगर कोई चीज़ कंसेप्ट के बजाय आपको कन्वेंशन के नाम से मिले तो डरना मत, आंसर वही देना। होते तो रूल ही है, होते तो रूल ही है। कोई सोच पाता है उसको अपने आप तो बोलता है ये तो कॉन्सेप्ट है, कोई सोच नहीं पाता, कोई देखता, कोई दूसरे को ऐसा करते हुए देखता है और उसको तब यूज करता है तो बोलता है कन्वेंशन है। बात समझ गए ना? हाँ जी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। पहला सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब कुछ बता, कुछ ना छुपा, कौन है वो? बेटा मेरी बात सुनो, ये मैंने क्यों लिया ये इस तरह से यहाँ पे सब कॉन्सेप्ट। सुनो मेरी बात बेटा, यहाँ पर हिंदू भी है, मोमडन भी है, सब लोग हैं। बेटा मोमनस के यहाँ पर एक लो है, मेरी वाइफ भी जामिया से पढ़ रही है लो, तो उसने मेरे को ये चीज़ समझाई थी कहीं ना कहीं कि वो जानती है, मुस्लिम लो पढ़ती है वो भी। बेटा मोमनस के यहाँ पे लो है कि मतलब ऐसे किसी को भी ऐसे बुर्का उठाकर देख नहीं सकते इस तरह से, मतलब ऐसे डेफिनेटली एक कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात है। उनके यहाँ अपनी प्रथा है तो क्या टेंशन है तो सब इंडियन ही। मुद्दा क्या है, क्या जरूरत पड़ने पर पुलिस वाले अगर शक है कि आतंकवादी है तो क्या वो स्किप नहीं किया जा सकता है? यस डेफिनेटली, फॉर द सेफ्टी ऑफ कंट्री डेफिनेटली दैट कैन बी स्किप्ड, हटाया जा सकता है। मतलब लो से ऊपर होके जाके भी बात की जा सकती है टू नो द रियल फैक्ट्स। बात समझ रहे हो? तो यही बात यहां पर सुनने की है। सुनो, अकाउंटेंट किसके प्रति लायबल होता है, किसकी जिम्मेदारी अपने कंधे पे ले होता है? अपने मालिक के लिए। अगर लो मना भी करता है ना कि ये बात नहीं आनी है अकाउंट्स में, बेटा अगर अकाउंटेंट को लगता है कि ये बात हमारे मालिक के लिए, हमारे ओनर के लिए, जिनके लिए हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं जरूरी है, बेटा तो वो बात बताई जाती है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, सब्सटेंस माने ओवरराइड कर जाओ, ऊपर हो जाओ। ओवर फॉर्म कानून, फॉर्म माने कानून। लीगल फॉर्म से भी ऊपर जाके अगर हमें कोई बात बतानी पड़ी तो हम जरूर बताएंगे। क्लियर? इस कंसेप्ट का नाम है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? पक्का? फॉर एग्जाम्पल हायर परचेज जो एक चैप्टर है, बेटा हम अगर गाड़ी खरीदेंगे किस्तों पे तो हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या होता है, जब हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं तब ओनरशिप में आती है। और विदाउट रिसीविंग ओनरशिप वी आर स्टिल टू शो द फिक्स असेट्स इन आवर बैलेंस शीट। जबकि ओनरशिप नहीं आती है तब भी हमको क्या करना होता है बेटा, उसको तुरंत अपनी बैलेंस शीट में दिखाना होता है। क्योंकि जब हम खरीद रहे हैं तो हम कोई गलत इरादे से खरीद रहे हैं, हम पैसे नहीं देंगे बस एक बार असेस हाथ हो जाए, ऐसा नहीं होता ना। क्या होता है, हम जब असेस खरीदते हैं तो गुड इंटेंशन के साथ, गुड फेथ के साथ खरीदते हैं। ऐसे केस में माना जाता है, बहुत सिंपल, लो भले ही मना करता हो कि भाई अभी तो ओनरशिप आई नहीं, लेकिन इसी कन्फ्यूजन को दूर भी कर दिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 ने, जो आपको आईपीसीसी में पढ़ना है, उसने यही सिखाया है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते AS 19 बनाए, उसने कि ये परचेजर की बुक्स में आप फिक्स एसेट्स को दिखाओ, भले ये लो से ऊपर हो बात। क्लियर? डाउट पूछ रहे थे, क्लियर है? आओ बेटा नेक्स्ट, कॉस्ट बेनिफिट कंसिडरेशन। लेकिन किसी इंफॉर्मेशन को दिखाने से पहले ये सोच लो, पता चला उसके फायदे कम और नुकसान ज़्यादा है, तराजू में तोल लो उसको अच्छे से। आपने पता चला अपना सीक्रेट बता दिया, हम तो इस वजह से पैसा कमा रहे थे, ले अब सारे बिजनेस वाले वही कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? यही तो वजह है मैं 3 पेज का असाइनमेंट नहीं डालता था। मुझे बताइए कहीं ना कहीं लीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, क्या कर लेंगे, पढ़ाऊंगा तो मैं ही ना अपने हिसाब से। बात समझ रहे हो? तो बेटा कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको दिखानी है, ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन, तो आपको देखना है उस इन्फॉर्मेशन दिखाने से बेनिफिट ज़्यादा है या लॉस ज़्यादा है, कंपेयर करके तभी दिखानी चाहिए। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना? आओ इसको पैक कर दें, लेकिन उससे पहले हमें फटाफट से एक छोटी सी चीज़ करनी है। क्या? क्विक रिवीजन।
हाँ जी बेटा, बस मैं बताऊं तुम्हें, क्लास जब खत्म हो तो पैक करके तभी उठो, पैक मार के नहीं, पैक करके। हाँ, सबसे पहले बेटा फटाफट आंखें बंद करके एक बार 5 मिनट में ऐसा रिवाइज कर लो, बस कल तक याद रहेगा तुम्हें आराम से। चलो करें शुरू, सब बच्चे आंखें बंद करें प्लीज। देखो दिल से पढ़ाया प्लीज, इतनी बात तो मान लोगे ना, प्लीज आंखें बंद करो फटाफट 5 मिनट, बस 5 मिनट तुम मेरे लिए आंखें बंद कर लो, सुनो, बस बोलते जाओ, चाहे बोलो नहीं तुम लोग, सुनो, बस सिर्फ सुनो। अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी थी, अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी थी अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने। जो बच्चा आंख बंद करके सुनेगा ना पूरा रिवाइज हो जाएगा, मैं बोलता जा रहा हूँ प्लीज। अकाउंटिंग की डेफिनेशन दी थी सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ने। उसने कहा था अकॉर्डिंग टू इट अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन द सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। कौन से वाले? विच आर एट लीस्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट देयर ऑफ। आफ्टर दैट, आंखें बंद करो, आफ्टर दैट फिर हमने पढ़ा था बेटा ट्रांजैक्शंस और इवेंट क्या होती है। ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस वो जो पूरे साल चलते रहो, वहाँ पे ग्राफ था, चलते रहो, रेसर्स थे वहाँ पर, यानी साल भर में होने वाली चीज़ें, वो एक्सटर्नल लोगों के साथ की जाती हैं। फिर इवेंट्स में क्या था? इवेंट्स में पवन आंखें बंद कर ले वरना बाहर भगा दूँगा तेरे को। इवेंट्स में क्या था कि सेल्फली एनालाइज करना था, ईयर एंड पर स्टॉप आ गया, वहाँ पर उन ट्रांजैक्शन का रिजल्ट एनालिसिस किया जाता है बेटा, उसके लिए सेल्फली जनरेशन की ज़रूरत होती है। इसके बाद में, हाँ, इसके बाद में अगला हमने पढ़ा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग की लैंग्वेज इजी करने के लिए कुछ रूल्स बनाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? आंखें बंद करना, उन रूल्स को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वो दो तरह के होते हैं, एक होता है बेटा अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, एक होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट में जो की वर्ड था वो था बेसिक अजम्पशंस और कंडीशन, और अकाउंटिंग कन्वेंशन में जो था वो था कस्टम्स और ट्रेडिशंस। इसके बाद कंसेप्ट्स के टाइप्स पढ़े थे, वहाँ हमने एक शॉर्टकट बनाया था SGMC, बोलना नहीं है किसी को, सिर्फ समझना है SGMC। फिर DAMR, SGMC में S फॉर सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट था, दूसरा SGMC, G फॉर था गोइंग कंसर्न, M फॉर था मनी मेजरमेंट, और C फॉर कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट के कई नाम और थे, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट और एक्चुअल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, एक्सचेंज प्राइस कॉन्सेप्ट भी था, SGMC। फिर था DAMR, D फॉर ड्यूअल एस्पेक्ट, A फॉर अकाउंटिंग पीरियड, इसी का दूसरा नाम था पीरियडिक कॉन्सेप्ट, M फॉर मैचिंग कॉन्सेप्ट था। फिर इसके बाद में R फॉर रिलेशन कॉन्सेप्ट था। रिलेशन बात करता था ग्रोथ, सेल ट्रेडिंग की, यहाँ हमने उलझ ना जाए हमने यही पढ़ लिया था। प्रूडेंस भी, प्रूडेंस बात करता है सिर्फ नेट प्रॉफिट की, और कंजर्वेटिव बात करता है इन सब की प्लस बैलेंस शीट की, कहीं बैलेंस शीट बढ़ा चढ़ा के ना दिखाई दे। उसके बाद में अदर मिसलेनियस कंसेप्ट थे, जहाँ हमने पढ़ा एक्रूअल बेसिस था, और साथ में एक और चीज़ थी वहीं पे हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, ठीक है मेरे याद नहीं आ रही, आगे बढ़ता हूँ। अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन में हमने 4 चीज़ें पढ़ी थी। मेटेरियलिक, पहले बात तो अकाउंटिंग कन्वेंशन होता है क्या? कस्टम्स और ट्रेडिशंस जो हम यूज़ करते हैं, अकाउंटेंट यूज़ करते हैं मार्केट की ट्रेंड को देख के बैलेंस शीट बनाने में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। फिर मेटेरियलिटी कन्वेंशन था पहला, दूसरा था कंजर्वेटिज्म, तीसरा था कंसिस्टेंसी, फिर था अदर में सब्सटेंस ओवर फॉर्म था और कॉस्ट बेनिफिट था, है ना? डन, खत्म, याद हुआ? चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में बेटा, क्लास में घुसने से पहले रिवाइज करके आना।